Today we are going to have numerical session on the concepts we have done recently. तो इस सीरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने जो किया था दैट वाज ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस? कैन यू टेल व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन, किसको, एसी को या डीसी को? एसी को, एसी अल्टरनेटिंग करंट या पोटेंशियल को इंडक्टर द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या सिंबल है इसका? XL एंड द फॉर्मूला इज ओमेगा L. फर्दर द ओमेगा में बी सब्स्टिट्यूटेड एज 2 पाई f into L. ओके. ऐसे सर्किट में जिसमें एक इंडक्टर लगा हो उसके अंदर अगर हमें आरएमएस करंट निकालना पड़ जाए तो वो आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? ERMS अपॉन XL, क्योंकि XL रेजिस्टर की तरह ही काम कर रहा है यहां पे. एंड अगर बाय चांस पीक करंट निकालना आ जाए, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द साइकिल, तो यहां पे आपका वैसे तो टेक्निकली आना चाहिए था E0/XL. IRMS ERMS से निकलता है, I0 E0 से निकलता है. पर हमें जब भी किसी स्टेटमेंट में ऐसा कहा होगा कि इज ऑपरेटेड एट दिस वोल्ट, वो हमेशा कौन सी वैल्यू दी होती है? इफेक्टिव वैल्यू दी होती है. ठीक है, इफेक्टिव बोल दो, आरएमएस बोल दो. इफेक्टिव या आरएमएस का E0 के साथ क्या रिलेशन होता है? बाय √2 होता है. तो √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ERMS/XL. अच्छा, तो फिर अब ये बता दिया जाए कि XL क्या है? रिएक्टेंस. इसकी यूनिट क्या है? ओम है, तो रेजिस्टेंस ही. ठीक है. ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. L क्या है? इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी. क्या होती है? देन फ्रीक्वेंसी की तो हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, आरपीएस में दिया हो, सेकेंड इनवर्स में दिया हो, 4 यूनिट्स होती हैं, वही +1 से. दिस इज अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस. अगर इसी सिमिलर गाइडलाइंस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 2M AC. ठीक है. डीसी को तो वो इनफाइनाइट करता है, उसकी तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. सिंबल क्या है इसका? XC विद ए सबस्क्रिप्ट C, और किसके बराबर होता है? 1/ωc या फिर 1/2 पाई FC. सिमिलरली अगर IRMS और I0 निकालना हो तो ऐसे ही फॉर्मूलाज यूज होंगे, नीचे XL की बजाय XC आ जाएगा. ठीक है, फटाफट से लिख लेंगे इसको. √2 टाइम्स ऑफ ERMS होता है. राइट. याद रखने वाली बात क्या है जो शायद तुम भूल चुके हो? XC तो वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस ही है एक तरह का, जैसे XL था. तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगेन ओम. ठीक है. ओमेगा अगेन एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, उसकी यूनिट वही रेडियन पर सेकेंड. राइट. C क्या है? What is C? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? मेरे को पता था, ये नहीं याद होगा. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. F से थी फैरेड. That is why this summary was important. चलिए पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं. न्यूमेरिकल बहुत आसान, बहुत छोटे, बहुत इजी हैं. कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ ऐसे होमवर्क आप करोगे. पहला न्यूमेरिकल, गो फॉर द स्टेटमेंट. ये असाइनमेंट पे उसमें नोटबुक में लगा लेनी है, अगर बड़ी होगी तो मार्जिन कट कर देना. ए 100 हर्ट्ज AC
इज फ्लोइंग इन अ 14 मिली हेनरी कॉइल। एक कॉइल है, देखो यहां पे इंडक्टर वर्ड यूज नहीं किया, उसने कॉइल लिख दिया। जब एक कॉइल की बात हो रही है तो वो क्या होगा, इंडक्टर ही तो होगा, ठीक है। और फिर यूनिट से पहचान लो तुम, मिली हेनरी है, राइट। क्या दे रखा है, गिवन लिखवा दो जरा मेरे को। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 100 हर्ट्ज। वो समरी तुम्हारी मर्जी है, लिखना है तो लिखो नोटबुक में, नहीं तो सीधा यूटिलाइज करना सीखो। 100 हर्ट्ज, ठीक है। और इंडक्टेंस कितनी है, 14 मिली हेनरी। चलो लिख लिया। फाइंड द रिएक्टेंस, यानी कि एक्सएल ढूंढने को कहा है। तो पहले देखो क्या चीजें अपने सिस्टम में है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, ठीक है। इंडक्टर की या इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट हेनरी है, ये तो मिली हेनरी है। क्या करें, जल्दी बोलो। 10⁻³ हेनरी। एक्सएल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या तो ओमेगा एल होता है या 2πfl होता है। क्या लगाओगे, 2πfl। भरो वैल्यू, गेट मी द आंसर। ट्वेंटी 2/7 यूज कर लेंगे। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर है। इट इज 8 पॉइंट, यस गो अहेड, बताओ कितना आएगा। 8.8 आ रहा है, ठीक है, आंसर तो सही है। लेट एवरीबॉडी चेक। 8.8 और यूनिट क्या होगी, ओम। रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं होना। 10⁻² को -2 को सॉल्व कर, सेम आंसर है। अगर बढ़ता आंसर। अगला क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ो स्टेटमेंट। ए प्योर इंडक्टर, चलो बोल ही दिया कि इंडक्टर है, 25 मिली हेनरी, right, is connected to a source of 220 volt and I have told you many times, जब भी ये 220 वोल्ट देखो कि उसके साथ कनेक्ट किया, ये कौन सा पोटेंशियल दिया होता है, आरएमएस पोटेंशियल, इफेक्टिव या वर्चुअल, तीनों एक ही चीज के नाम है। तो ईआरएमएस दे रखा है 200, नहीं कितना है, 220 वोल्ट। चलिए फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल पूछा है, एंड आरएमएस करंट यानी कि आईआरएमएस पूछा है। इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। चलो कर दो फटाफट से, पहले एक्सएल निकाल दो। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सबसे पहले एक्सएल निकालेंगे। πfl, भरो वैल्यू सारी। अच्छा एक चीज देख लेना, 25 मिली हेनरी था, इट इज इन मिली, तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं -3, 2 इंटू इसको 3.14 ही यूज कर लेंगे, 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ 7.85 है। ऐसी थोड़ी तारीफ कर देगी तुम। यू हैव गॉट एक्सएल, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालो फिर, ईआरएमएस बाय एक्सएल, ठीक है। ओहम्स लॉ ही है ये भी, पहचान सकते हो, दिस इज ओहम्स लॉ, I is equal to V by R, V potential, EMF also potential, ठीक है। EMF और पोटेंशियल का फर्क सिर्फ तब होता है जब सेल हो, यहाँ पे तो सोर्स है, सेल नहीं है, ठीक है। तो एक जैसा काम करेंगे। बायोस में क्या होता था, रेजिस्टेंस, एक्सएल भी क्या है, रिएक्टेंस, ऑल्सो रेजिस्टेंस। क्या आ रहा है करंट यहाँ पे, ट्राई टू सॉल्व। IRMS is equal to ERMS by XL, so ये गिवन था 220 by 7.85,
देखो नियर बाय आंसर कितना आता है, करो सॉल्व उनसे अपने आप। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 2.3 कैलकुलेटर से नहीं, तो 2.8 डेसिमल की गलती कर रहे हो कोई, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। सर 28 सॉरी 28 10 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ 28.0203 कुछ ऐसा है। तो मैं इसको रफली 28 मान के चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास बुक में 28.03, अपने आप करो बेटा कैलकुलेशन। वो अगर पेन लेके बैठे रहोगे तो फिर कभी नहीं सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम करंट, इज दिस द क्वेश्चन? फाइंड द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का मतलब पीक करंट निकालना है। व्हेन एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, एल कितना दे रखा है 1, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और एसी सोर्स की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है 200 वोल्ट्स, उसका ERMS है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हर वैल्यूज निकालो जल्दी से, या ऐसा करो इसको एज ए होमवर्क लेके जाओ, कर लेना घर पे, बिकॉज द सेम थिंग्स हैज टू बी डन। बस ये फॉर्मूला लगेगा I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय XL। अब आप कहोगे कि E नॉट तो गिवन नहीं है, लेकिन ERMS तो गिवन है, तो √2 साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बाय XL कैसे निकालोगे 2πfl सब्स्टिट्यूट करके। गाइडेड। लास्ट अगला नंबर, सर आंसर हाँ आंसर नोट कर सकते हैं आप। 0.9 एम्पियर आ रहा है मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, पहले पढ़ लेते हैं, अगर घर पे करने वाला होगा तो घर पे कर सकते हैं। ए कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, एल कितना है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ निकालनी है, सीधी सी बात है। इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम, 3142 ओम का रेजिस्टेंस, ये किस फ्रीक्वेंसी पे देगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है यूज करनी। देखो मुझे पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 तो होती ही है, अगर 3.14 की बजाय 3.142 यूज कर लूँ तो आंसर जल्दी आ जाएगा, और इतना सा अप्रोक्सीमेशन चल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तुम एक हिंट नोट कर सकते हो कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.142। इवन जो सेकंड केस है उसमें भी पाई यही यूज करना। सेकंड केस में कहा गया है कि ये जितनी रिएक्टेंस 3142 किसकी थी, इंडक्टर की थी। अगर किसी कैपेसिटर की भी इतनी ही रिएक्टेंस हो, यानी कि अब XC जो है वो उतना ही है जितना XL है, राइट। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी अगर उसी फ्रीक्वेंसी पे चलाया जाए। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, जो तुमने फर्स्ट केस में सॉल्व की है। अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसका आंसर 500 हर्ट्ज आ गया, 500 है, वेरी गुड, 500 हर्ट्ज फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी फ्रीक्वेंसी को यूज करके कैपेसिटर चलाया गया, उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी उतनी ही थी 3142, तो उसकी कैपेसिटेंस निकालना, C कैलकुलेट करना है। XC का फॉर्मूला लगा के, ये वाला XC तुम्हारे पास है 2 पाई और F तुम्हारे पास है, C की वैल्यू निकालनी है। आंसर नोट कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके तुम कर लोगे। ये आ रहा है मेरे पास 0.11 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होगी इसकी, क्योंकि नीचे स्क्वायर बन रहा है, 3142 का स्क्वायर बन रहा है। 0.11 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड या 0.11 माइक्रो फैरेड। फ्रीक्वेंसी 500 है, दैट इज ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है, उसको देख लेते हैं। What is the question? A 1.50 microfarad capacitor is connected to 220 volt. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 1.50 माइक्रोफैराड, चलिए, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, यानी कि ERMS कितना दे रखा है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड द करंट, करंट भी कौन सा पीक एज वेल एज RMS।
यानी कि IRMS भी कैलकुलेट करना है और पीक करंट भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें निकालनी। आगे इसने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, कहता अगर इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो तो चलो हम फॉर्मूला देख के आसानी से बताई देंगे। सबसे पहले तो XC फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला 1/2 पाई FC होता है। ओके, जरा देख लें चीजें सिस्टम में हैं, वोल्ट हर्ट्ज में, ऊपर वाले माइक्रोफैरड में उसको फैरड में कन्वर्ट कर देना। माइक्रो में कितने होते हैं 10⁻⁻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 ⁻
पाई की वैल्यू यूज कर लो 3.14, राइट। एफ की वैल्यू 50। अच्छा 3.14 मैं अक्सर तब यूज करता हूं जब उसके साथ कोई 100 मल्टीप्लाई में पड़ा हो या 100 बन रहा हो, जैसे 2 into 50 100 बनेगा, वो खत्म ही हो जाएगा डेसिमल हटाने के चक्कर में। इंटू 1.50 इंटू 10⁻⁴। तो ये 50 into 200 इसके डेसिमल्स के साथ गया, तो नीचे बन रहा है 314 इंटू 50। ये 10⁻⁶ ऊपर ले जाऊंगा, प्लस 6 हो जाएगा, ओपन करके लिख दूंगा तो 10 लाख बन जाएगा। देख लो क्या कर सकते हो आगे। और इसका एक चीज गलत होगी यहाँ पे, 1.50 है, इसका डेसिमल हटा के भी ऊपर 100 जाएगा। कैलकुलेशंस अगेन लाइज ऑन योर पार्ट। कितना बनेगा इफ समवन कैन कैलकुलेट? ये देखो ना भाई, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर एक एक्स्ट्रा 100 आ जाएगा, 50 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 2 into 10⁻²। 2 point something into 10⁻⁴। अगर 3 ले रहा तो यहाँ पे 3 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो 212 आ रहा है। वैसे एक आसान तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3, ये बन जाएगा 157। 157 इंटू 3 कितना होता है? 471। ऊपर क्या बच रहा है? 10 लाख। इसको डिवाइड करके देखो, 212 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन कैलकुलेशन पार्ट। मेरे पास तो इसका आंसर है 212 ओम बन रहा है। डेसिमल में कुछ आ जाएगा, दैट कैन बी निग्लेक्टेड, राइट। XC आ गया। अब क्या निकालना है? IRMS किसके इक्वल होगा? ERMS बाय कौन सा सर्किट था? इंडक्टिव, तो रेजिस्टेंस भी कौन ऑफर करेगा? इंडक्टर बाय 212 आ गया। चलो ERMS 220, राइट। 220 को 212 से डिवाइड कर दो। ये दिख रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि नियर बाय है ना, 212 220। देखो बताओ कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दीजिए। XC वो अभी नहीं, वो तो लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं करना। अभी तो पहले पीक करंट और RMS करंट दिखा, वो तो बिल्कुल लास्ट में पूछा गया क्या। देखो डिवाइड करके कितना आता है सर 1.03। हाँ सही है, अगर कैलकुलेटर ऊपर नहीं था। नहीं सर, 03 के बाद भी कोई डिजिट आ रहा होगा, इफ यू कैन सी, उसको राउंड ऑफ करके इन्होंने 1.04 लिया होगा, तो 3 के बाद कोई ना कोई ऐसा डिजिट होगा विच इज ग्रेटर देन 5। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उस लिमिट तक खींचना है इसको, 1.03 के साथ भी करोगे तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, चलेगा। पर फिर भी साइंटिफिकली एक्यूरेट होने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो IRMS आ गया, 38 आ रहा है, 38 आ रहा है, तो वही काफी है बताने के लिए कि अगर इसके बाद डिजिट 8 है तो लो कुछ याद करवा दूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 3, 1 2 3। इसके बाद आ रहा था 8, इसको ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा, तो प्रीवियस डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे। +1 का टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो यूज की। 1.04 एम्पियर्स। डाउट पीछे? सर इसका 100 होगा ना, वो 3.14 का 3.14 का 100, ये 2 into 50 था, इसके साथ खत्म हो गया, इसको एब्जॉर्ब न्यूट्रलाइज हो गया।
राइट। अब पीक करंट निकालना है। पीक करंट जो होता है वो √2 टाइम्स होता है आरएमएस का, यानी कि √2 की वैल्यू 1.41 होती है। 3 डिजिट तक ले लो, इसकी 1.04 ले लो, मल्टीप्लाई इट अप, देखो क्या बनता है। सर 1.77 1.4 आई नॉट। हाँ 1.47 आ रहा है एग्जैक्टली मेरे पास। तुम लोग एक बार चेक करो, इसकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कल वालों का भी 1.47 आ रहा था। मैंने सर 1.45 आ रहा है 1.45 2 चलो 1.45 चलो। डेसिमल के बाद भी कम से कम एक डिजिट तो सेम आए। हो सकता है उसने यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 ले ली हो। हम 41 लेके कर रहे हैं, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा आंसर में। ये सारे आंसर एक्सेप्टेबल होते हैं, बोर्ड में घबराना मत के उसने 41 लेके किया, मैंने 414 लेके किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसे वो आंखें खोल के पेपर चेक करते हैं, डोंट वरी। वो सब ऐसा है, कहावत है कि आंखें बंद करके चेक होता है, सीट टिक लगते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। ध्यान से चेक होते हैं पेपर सारे, क्योंकि कोई गलती निकले तो एग्जामिनर को फाइन होता है बाद में, और बहुत ज्यादा गलती निकल आए तो कुछ भी एक्शन हो सकता है उसके ऊपर। 1.47 आ रहा है, किसके साथ? 41 के साथ के 414 के साथ? 41 के साथ आ रहा है 1.47। चलो रूमें से कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इस टॉपिक के इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करना आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम कहोगे कि अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एलआर सर्किट के हैं। अब सर ने तो एलआर सर्किट करवाया नहीं, ऐसे तो फिर मैंने सीआर सर्किट भी नहीं करवाया, लेकिन मैंने कौन सा करवाया तुम्हें? एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट एक जर्नल सर्किट है, उसी से ये दोनों बन जाते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमेशा एलसीआर का ही आता है, न्यूमेरिकल किसी का भी आ जाए, या इवन अगर तुम वहां से एलआर और सीआर किताब से पढ़ते हो तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले तुम्हें मैं फॉर्मूलाज को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। अब इनकी जरूरत चलो पड़ेगी भी, तो तुम्हें पता है क्या। एलसीआर सर्किट की बात करते हैं, सीरीज एलसीआर की रादर, क्योंकि वही है हमारे सिलेबस में। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस बोलते हैं जिसे, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का, और उसके बाद tan phi का एक्सप्रेशन क्या होता है? राइट। देन यहां पे जो आरएमएस करंट होता है, अब आरएमएस में ना लिखूं तो भी अंडरस्टूड है कि ये आरएमएस की ही बात कर रहा हूं, तो ERMS बाय Z के बराबर होता है। द फर्दर Z इज इक्वल टू वही ये सारा, राइट। पीक करंट देखना हो तो I0 और E0 आ जाते हैं। वो E0 का आरएमएस के साथ रिलेशन ऑलरेडी पता है, √2 टाइम्स होता है। देन इसके अलावा इम्पीडेंस ट्राइंगल से एक चीज और निकाली थी, cos phi which was equal to R/Z, एंड फर्दर हम कह सकते हैं कि R/R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हमने एलसीआर में किए हैं। इससे एक फायदा होगा कि जब तुम ये सीआर और एलआर सर्किट पढ़ रहे हो तो एलसीआर इतना पक्का हो जाएगा कि वो अपने, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल एलसीआर के होंगे। अभी ये सिर्फ एक असाइनमेंट मिली है जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, 3 पेजेस और हैं जिनमें 2 टॉपिक अलग हैं। न्यूमेरिकल का सेशन ही चलेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर के भी 2 टॉपिक बाकी हैं इसके बाद बस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एलआर सर्किट की, तो एलआर सर्किट कैसे रिड्यूस होगा? एलआर सर्किट में बस XC खत्म करते जाओ, तो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा? तुम्हें ये बनाना है कॉपी पे, अगर किसी ने ये लिख लिया तो बात अलग है,
पर इसको लिखना क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल एल के ये तो मैं तुम्हें बनाना सिखा रहा था। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, tan फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सएल बाय आर। आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बाय जेड या फिर ई बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर बाय जेड या फिर आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वो 4 फॉर्मूलाज यूज होंगे। इसके अलावा पुरानी बातें हैं वो सब पता है तुम्हें कि एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। यू ऑल्सो नो दैट कि जो आर एम एस होता है वो ई आर एम एस बाई एक्सएल के बराबर होगा। ये सारी चीज नहीं, पर अब तो नहीं होगी, अब तो जेड के बराबर होगा क्योंकि इम्पीडेंस आ चुका है। अब अकेला इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है। चलिए करें शुरू असाइनमेंट। इतना हो जाएगा, आज हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए घर से करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आओगे तो ये असाइनमेंट कॉपी पे कंप्लीट हो। यूनिट सारी तुम्हें पता है कौन कौन सी यूज होगी। पहला न्यूमेरिकल, ध्यान से पढ़ें। व्हेन एन इंडक्टर L एंड ए रेजिस्टर R आर इन सीरीज अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 12 वोल्ट यानी कि ERMS दे रखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, सुना नहीं है, 50 हर्ट्ज। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज, ये भी RMS करंट ही है, ये फ्लो कर रहा है। In a circuit, the current differs in phase from the applied voltage. फेज कितना दे रखा है, पाई बाय 3 रेडियन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, इसमें जो रेजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस क्या है। लिस्ट तुम्हारे सामने है, बताओ क्या किया जाए। देखो आर किस किस में अपीयर हो रहा है, पहले फॉर्मूला में अपीयर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सएल नहीं है। एक्सएल निकालने के लिए 2 पाई एफ एल लगता है, एफ है, एल नहीं है, इवन है, हाँ एल नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो छोड़ दो, नहीं हो सकता उससे। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर, उसमें भी फाई नो डाउट पता है लेकिन एक्सएल में फिर एल नहीं पता है, नहीं हो सकता। ठीक है, देन I इज इक्वल टू E बाय Z यूज करूं अगर, तो अंडर रूट वाली सारी टर्म आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। देन उसके बाद कॉस फाई वाली टर्म देखूं तो फाई के बने, आर निकालना है, डिनोमिनेटर उनके कंपेयर करें तो सेम सेम आ रही है, तो यानी कि इन दोनों फॉर्मूला से कुछ हो सकता है। क्या करेंगे इससे, अगर पहले यहां से मैं Z कैलकुलेट कर लूं, Z कैलकुलेट करके यहां पुट कर दूं Z की वैल्यू, यहां पुट कर दूं फाई की वैल्यू, हो गया। अब Z कैसे निकालोगे, IRMS और ERMS तुम्हें दोनों पता है, बहुत आसान था। एक्सएल के लिए एल चाहिए होता है, 2 पाई एफ एल, एल नहीं है, दैट्स द इशू। कुछ और कह रहे हैं, मतलब सर IRMS का फॉर्मूला पर कीजिए आप एक्सेल इवेंट करके। IRMS का फॉर्मूला क्या है, अगर सिर्फ एक्सएल हो सर्किट में तो फिर तो ERMS बाय एक्सएल होता है, अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में। पर अभी भूल जाओगे इंडक्टर है, इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों है, तो जो IRMS होता है वो ERMS बाय Z होता है। तो IRMS कितना है 0.5, ERMS कितना है 12, Z निकालना है, Z आ जाएगा यहाँ से 12 बाय 10 ओवर 5, सॉल्व करके डन। अब लगा दो cos फाई वाला फॉर्मूला,
आर निकाल दो यहाँ से, 5 की वैल्यू पाई बाई 3 इनटू 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो अगेन इसका हाफ हो जाएगा। इजी, थोड़ा सा दिमाग चलेगा बस। आगे, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, पता नहीं कितनी है, इन सीरीज विद एन AC सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ERMS दे रखा है और F दे रखी है। If the phase angle between voltage and current is pi/4 radian, pi/4 radian माने 45 डिग्री, है ना? Calculate the value of L. गिवन लिख लो क्या क्या है, R गिवन है 10 ओम, इंडक्टेंस पता नहीं है, ERMS पता है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज, फेज एंगल फाई पता है pi/4 रेडियन, राइट? निकालना क्या है L। अच्छा, अब L डायरेक्टली कहां कहां क्लियर हो सकता है, तो यहां पे हो सकता है 2πfl, लेकिन उसके लिए Z चाहिए, Z यहां पे है नहीं हमारे पास, Z निकाल लो, cos phi cos log टैन भाई तो आपका कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा सही बोला, अगर cos phi से जाएं अगर तो R/Z है, Z निकल आएगा, ओके, देन Z निकल आया तो R हमारे पास है, फिर उससे कर सकते हैं, या इवन इसका अगर एक कॉन्सेप्ट लगा के चले, यू आर राइट, वहां से हो सकता है। अगर tan phi लगाएं तो tan phi XL/R है, XL किसके बराबर है, फाई तुम्हें गिवन है 2 और पाई तो कांस्टेंट है, F तुम्हें गिवन है, R तुम्हें गिवन है, L निकालना है, यहां से भी हो जाएगा, राइट? करो सॉल्व इट आउट। tan 45, बल्कि यहाँ पे फायदा ये हो जाएगा कि pi/4 रेडियन है तो tan 45 1 हो जाएगा, इक्वेशन इजी बन जाएगी थोड़ी सी। पाई देख लेंगे क्या यूज करना है, वैसे देखना क्या है, 50 है तो 3.14 चलेगा, नो कर दो 100, लेट मी सी 0 पॉइंट इवन आगे भी 0 ना 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 0.03, एक 0 आएगी, ध्यान से करो, 0.03 हाँ 0.03 है, 0.03 एक जीरोस का पेयर चाहिए ना बेसिकली यहाँ पे, तो जब पहले तो जा नहीं रहा था तो 0 डेसिमल पेयर उतार लिया, एक 0 और आ गया, अब तो जाएगा। और लगभग 314 को 300 को 3 से करते हैं तो 900 आता है, 14 3 हाँ बड़े आराम से 0.03 करो सॉल्व। आगे देख लो जरा एक डिजिट और बता दूंगा, 1, यस। इवन इफ समवन चेक्स तो आगे भी एक डिजिट 8 वगैरह आ रहा है, कुछ 8 नहीं होगा तो 7 होगा, फिर 7 के आगे का डिजिट। और यूनिट क्या आएगी इसकी, हेनरी, राइट? आगे कौन सा न्यूमेरिकल है, कैन यू गिव मी द इनिशियल एग्जांपल? 80 volt 800 volt अच्छा, एन 80 वोल्ट 800 वॉट कितने उस पे चलाया पोटेंशियल पे वो बता दिया, उसकी पावर कितनी है वो बता दिया, नहीं कितने पोटेंशियल पे चलाया नहीं, कितने पोटेंशियल पे चलाना चाहिए मैन्युफैक्चरर ने लिख के दिया है, इज टू बी ऑपरेटेड ऑन ए 100 वोल्ट, चलाना 80 पे था, चला कितने पे रहे हैं 100 पे चला रहे हैं, 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब जितने पे चलाना था उससे ज़्यादा पोटेंशियल पे चला रहे हो तो ज़्यादा करंट जाएगा अंदर, ज़्यादा करंट जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस हैं। अगर डैमेज होने से बचाना है तो सर्किट में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टर या इंडक्टर, क्योंकि दोनों ही करंट को क्या करते हैं,
कम करते हैं सर्किट के अंदर, फिर तुम कौन सा प्रेफर करोगे, रेजिस्टर या इंडक्टर? इंडक्टर। फिर तो इस ट्यूबलाइट में रेजिस्टर ही लगा देना था, वो चोक क्यों लगाया, इंडक्टर क्यों लगाया? ये पावर वेस्टेज नहीं करवाता, इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, जबकि रेजिस्टर करवाता है, वो हीट की फॉर्म में वेस्टेज करवाता है। एवरेज पावर ऑफ द कंडक्टर फॉर एन एसी कितनी होती है? 0 होती है। ये प्रूव करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसीलिए चोक इज प्रेफर्ड ओवर रेजिस्टर टू रिड्यूस द करंट। किसी भी सर्किट में अगर करंट को कम करना है तो रेजिस्टर के बदले में चोक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बैक ईएमएफ पैदा करता है अप्लाइड के अगेंस्ट, अप्लाइड को कम कर देता है, नेट को कम कर देता है और अपने क्रॉस कोई पावर कंज्यूम नहीं करवाता। जबकि रेजिस्टर प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करता, अप्लाइड ईएमएफ को कम करने के लिए वो बस अपने क्रॉस खर्च करवा देता है, उसको हीट की फॉर्म में जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे इसने यही पूछा है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड। उसको डैमेज होने से बचाने के लिए या उसके सही ढंग से चलने के लिए उसमें कितनी चोक लगाएंगे। अच्छा, पहले ये पता चल जाए कि इसको चलने के लिए करंट कितना लगेगा। अगर इसको 80 वोल्ट पे एम्पियर करते, 80 वोल्ट पे ऑपरेट करते, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला लगा के पहले करंट निकाल दो, कितना चाहिए इसको चलने के लिए, निकालो। 10 एम्पियर का करंट चाहिए। पर एक बात तुम्हें पता है, अच्छा वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर मैं बुक के वे से ना जाऊं, वही 10th याद करो, जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता था तो हम किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भागते थे? 10th में जब ये पावर वाले न्यूमेरिकल आते थे कि लिखा इतना हुआ चला इतने पे रहे, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमेशा हम सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया करते थे। क्यों? क्योंकि उसको कितने मर्जी उस पर चला लो, जितना लिखा था चाहे उस पर चला लो, नहीं तो दूसरे पे चला लो, जो वहां पे रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला। जबकि अगर तुम पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा। ये चीज थी। रेजिस्टेंस दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक जो मैंने तुम्हें क्या दिया थोड़ा लॉन्ग वे से, कि पहले आई कैलकुलेट कर लो, फिर वहां पे उस पर ओम्स लॉ लगा लो। नहीं तो सीधा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा के पहले यहाँ से आर कैलकुलेट कर लो। कितना आ रहा है? 8 ओम। ठीक है। अब पर करंट की जरूरत फिर भी पड़ने वाली है। क्यों? करंट को रिड्यूस करना है। अब यहां पे मुझे चाहिए L की वैल्यू जो इसके साथ सीरीज में लगाई जा सके। अगर करंट पता हो कितने पोटेंशियल पे चलाना है वो लगा दें, रेजिस्टेंस इसका कितना ऑफर हो रहा है वो हमें पता चल चुका है, तो एक्सेल कैलकुलेट हो जाएगा। करो। तो सबसे पहले यहां पे वो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। P इज इक्वल टू वी आई से आई भी चाहिए होगा। कितने पोटेंशियल पे भी चलाना चाहते हैं उसको? 100 वोल्ट पे। रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है ये? पहले एक्सेल कैलकुलेट होगा। एक्सेल से उसको 2 पाई एफ एल के बराबर रख के वहां से एल कैलकुलेट करो। पहले एक्सेल कैलकुलेट कर लो, मैं इसको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। और बाई चांस मैंने यहीं पे 2 पाई एफ एल भर
दिया तो दिक्कत होगी। क्योंकि उसी पोटेंशियल पे चलाना है, उसने कहा ना कि 100 वोल्ट की सप्लाई पे चलाना है। नहीं, प्लस वाली वैल्यू रेजिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो अगर मैं स्क्वायरिंग भी करूंगा क्या आएगा इसको सॉल्व करके? सर 6 आ रहा है 6, एक्सएल की वैल्यू 6 आ रही है। Yes. एक्सएल की वैल्यू अगर 6 आ रही है और हम इसको 2 पाई एफएल के इक्वल रखें तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी बताई हुई थी 50 हर्ट्ज, बस ठीक है, एल निकाल दो यहां से कितना आएगा। करो सॉल्व। What is the value of L? 6/1. This will become 6 by 100 pi. देखो कैसे इजीली सॉल्व हो सकता है, 22/7 से होता है तो वैसे कर लो। मेरे को लगता है यहाँ से जल्दी होगा, 314 को 6 से कर लो। गलत तो नहीं किया कुछ? 6/100 पाई बनेगा, नहीं पाई नीचे आना ना, दैट्स द मिस्टेक। सर LVR 0.01 0.01। अच्छा मेरे पास एक और डिजिट का 9 व्हिच इज हैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एक बार घर पे ट्राई करोगे, फिर जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट सेशन में कैरी करेंगे।